गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अभी आगे मानव विकास में अपने वृद्धि, विकास और परिपक्वता पढ़ चुके हैं और साथ साथ में अब पढ़ना है आपको विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है, तो ज़्यादातर अपने समझ सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है, निरंतर चलती है और अनिवार्य है वृद्धि और विकास के लिए। विकास के लिए क्या अनिवार्य है? सबसे पहले तो वृद्धि अनिवार्य है, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और वृद्धि की पीठ पर विकास की सवारी होती है। विकास पूर्ण मुद्दा है। शारीरिक और मानसिक बदलावों के संयोजन से विकास होता है। विकास में समग्रता है, वह संपूर्ण परिवर्तन सूचित करता है। विकास को व्यवहार के संदर्भ में अनुभव किया जा सकता है और विकास प्रत्यक्ष मापन नहीं किया जा सकता है, परोक्ष मापन हो सकता है उसका। उसके लिए प्रभावित करने के लिए पूर्णता परिपक्वता की ओर गति होती है। वो शारीरिक घटना नहीं है। विकास और मानसिक व्यापार की प्रक्रिया इच्छित व्यवहार करने की शक्ति है। विकास व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन होता है और विकास संकुल मुद्दा है, क्योंकि जीवित शरीर में कुछ अंतिम परिस्थिति के प्रति लगातार होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, तो विकास को प्रभावित करने वाले परिबल कौन से हैं? माता पिता के गर्भ से लेकर प्रारंभ करके बालक जन्म लेता है, तब से बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है, मृत्यु होती है, तब तक व्यक्ति का लगातार विकास होता रहता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु विकास के क्रम में या प्रमाण में व्यक्ति के बीच अंतर हो सकता है। मतलब कि सभी बालकों का विकास समान नहीं होता है। और समान कहते हैं कि सभी बालकों का विकास जो समान होने के बावजूद अलग अलग होने से होता है, जैसे कि होने के बावजूद समान होता है। जैसे घर में 4 बच्चे हैं तो सभी का विकास एक ही माता पिता वंशानुक्रम एक ही है, तो कहते हैं कि वृद्धि असर करने वाले 2 परिबल है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो अनुवंश इम्पोर्टेंट, मतलब कि बालकों का विकास समान होने के बावजूद भी अलग अलग कभी कभी होता है, भिन्नता होती है। इस व्यक्तित्व भिन्नता के कारण अनुवंश और पर्यावरण है। अनुवंश बालक के गर्भधान के समय ही मिल जाता है और वह समय से ही फलित कोष पर पर्यावरण का प्रभाव प्रारंभ होता है। व्यक्ति के जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक पर्यावरण का प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि 5-10 साल के बाद पर्यावरण का प्रभाव बंद हो जाता है, नहीं, व्यक्ति मृत्यु तक व्यक्ति का पर्यावरण का प्रभाव उस पर रहता है। तो ये समाज में हमें कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं दिखते हैं। जैसे कि अपने देखते हैं कि घर के 2 सगे भाई बहन भी, जुड़वा बालक भी होते हैं, तो भी वो एक जैसे होते नहीं है, उनमें भिन्नता होती है। शारीरिक भिन्नता भी उनमें दिखाई देती है और स्वभाव, विचार, आवेग आदि मुद्दों की भिन्नता दिखाई देती है। तो व्यक्ति मनुष्य को अनुवंश समान है, देखो दोनों भाई बहन एक जैसे है, समान है, तो उनमें अंदर ये व्यक्तिगत भले भिन्नता होती है, समान है अनुवंश तो भी। तो ये ऊंचाई और लक्षण, दोनों बालक अलग अलग हाइट, बॉडी के कद, ऊंचाई, आँखों का रंग, बालों का रंग, सभी लक्षण विकास को प्रभावित करने के साथ साथ व्यक्ति पर पर्यावरण भी असर करता है। जैसे आगे कहा कि व्यक्ति पर पर्यावरण विकास को प्रभावित करने वाले 2 मुख्य परिबल है। यहाँ आपको मैंने दर्शाया कि एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण या पर्यावरण। उसमें सबसे पहले अनुवंश। अनुवंश माता पिता को कहते हैं कि बालक जो होता है वो माता पिता की दृष्टि में होता है। जैविक सृष्टि के अनेकाधिक जातियाँ हैं, प्रत्येक जाति वैसी ही जाति लगभग वैसी ही लक्षण और गुणधर्मों के साथ बनी हुई है। इसका कारण क्या है कि वो स्वाभाविक है और वो स्वाभाविक ही उत्पन्न होता है हमारे प्रश्न मन में, जो एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में को मिलने वाला जैविक लक्षणों का अर्थात उसे अनुवंश कहते हैं। यहाँ आपको मैं दिखा रही हूँ कि एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में जो मिलने वाले लक्षण हैं उसे जैविक लक्षण कहते हैं। यहाँ आपको उसको अनुवंश यानी जैविक लक्षण कहते हैं। तो उसे अनुवंश किसे कहते हैं, ऐसी व्याख्या आपको करनी हो तो यहाँ आपको मैंने अंडरलाइन के साथ दर्शाई हुई है कि एक पीढ़ी में से दूसरी पीढ़ी में मिलने वाले जैविक लक्षण अर्थात अनुवंश। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जा सके तो मनुष्य अनुवंश गर्भधान से ही समय माता पिता के संतानों को मिलने वाले 23 रंगसूत्र, यानी कि माता के 23 और पिता के 23 ऐसे रंगसूत्रों के जो होते हैं वो बालकों को जनीन तत्व होते हैं। वो जनीन तत्व आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। तो जनीन तत्व बालक के शरीर के कोशों की रचना में उत्तर आते हैं। किसी भी जाति, उदाहरण रूप मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति आदि मूलभूत जो कोश है वो उसके मनुष्य के जो मूलभूत कोश है
वनस्पति, वो कोश उस जाति के जनीन तत्व होते हैं। और जो जाति है, एक ही जाति के मूलभूत कोश में जनीन तत्व एक समान होते हैं। तो वो एक समान होने के बावजूद भी पर्यावरण न मिलने के, एक समान पर्यावरण, तब उस घर को पर्यावरण मिलने से उसका विकास होता है। और साथ में इस प्रकार के जनीन कोश होते हैं जो सभी प्रकार की जाति उत्पन्न होती है, जैसे कि मनुष्य से मनुष्य, प्राणी से प्राणी, पक्षी से पक्षी। तो ये जन्म होते हैं, वो सिर्फ पैदा होते हैं। नियम के अनुसार मनुष्य में सिर्फ मनुष्य ही पैदा होते हैं, प्राणी पैदा होते नहीं हैं। तो इस प्रकार नहीं कि बल्कि लगभग संयुक्त प्रभाव से जो माता पिता होते हैं, मनुष्य के मनुष्य माता पिता, पक्षी में से प्राणी पैदा नहीं होता है, प्राणी में से पक्षी नहीं पैदा होता है। तो अनुवंश और पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव से फलित अंकुश का विकास होता है। जैसे 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 तैसे को जन्म देता है, उसी प्रकार नहीं बल्कि लगभग समान जैसे ही को ही जन्म देता है। व्यक्ति समान को ही जन्म देता है, यानी मनुष्य मनुष्य को, मनुष्य मानने वाला मानव बाल को जन्म देता है, यह सही है। लेकिन बालक के जन्मदाता माता पिता जैसे पूरे का पूरा नहीं, लेकिन अधिकांश समानता माता पिता के जैसी उनमें होती है। तो ये किन्हीं दो व्यक्तियों को मिलने वाला पर्यावरण समान नहीं होता है, इसीलिए व्यक्तिगत भिन्नता होती है। एक ही माता के 5 संतान होते हैं, पांचों संतान समान नहीं होते हैं। आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, तो आप और आपके भाई या अथवा बहन में डिफरेंट होगा, आप समान होंगे नहीं। इसका कारण क्या होता है? जनीन तत्व का प्रसारण बहुत ही अटपटा है। जनीन तत्व के संयोजन अत्यंत विपुल मात्रा में होते हैं। एक अनुमान के अनुसार संयोजन लाखों की संख्या में होते हैं। 23 रंगसूत्रों का संयोजन 2 के स्क्वायर 23 गुणांक होते हैं। तो प्रत्येक रंगसूत्र में 3000 से अधिक जनीन तत्व पाए जाते हैं। तो माता पिता के जो संतानों में व्यवहार अथवा लक्षणों में विविधता पाई जाती है, ऐसे संयोजन एक साथ एक व्यक्ति में आविष्कृत नहीं होते पाए जाते हैं। तो ये इस सभी गुणों में लक्षणों को मुख्य 2 रूप से विभागों में बांटा जा सकता है, एक अप्रगट और दूसरा प्रगट, अथवा तो प्रच्छन्न अनुवंश अथवा प्रभावी अनुवंश। तो अप्रगट अनुवंश किसे कहते हैं? जनीन तत्वों के संयोजनों में जो गुणधर्म और लक्षण होते हैं, बालकों को आंतरिक गठन होता है, लेकिन सभी अनुवंश प्रकट नहीं होते। ऐसे अनुवंश को अप्रगट अनुवंश या प्रच्छन्न अनुवंश कहा जाता है। दूसरा है प्रगट अनुवंश। व्यक्ति में दिखाई देने वाला प्रगट लक्षण, गुणधर्म अथवा तो जो प्रभावी अनुवंश कहा जाता है। ऊंचाई, वजन, आँखों का रंग, बालों का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर की बनावट आदि जो है वो प्रगट है, अपने को दिखाई देता है। तो ये अप्रगट दूसरी तीसरी पीढ़ी में भी प्रगट हो सकता है। मानो कि अभी अप्रगट है, पर 2-3 पीढ़ी के बाद भी वो प्रगट हो सकता है। तो ये प्रच्छन्न लक्षण दूसरी पीढ़ी में वैसे ही प्रच्छन्न लक्षणों का के साथ संयोजन बनने से वो प्रबल बनते हैं और अनुवंश में उसका वहन होता है। इसी प्रकार व्यक्ति के विकास का पथ जनीन तत्वों द्वारा पहले से ही निर्मित होता है। व्यक्ति के विकास में अनुवंश के प्रभाव उपरांत जीवन के समय काल के दौरान अनुभव किए अन्य परिबलों का भी योगदान होता है। तो ये हुआ आपका कहते हैं कि साथ में जनीन तत्वों का भी असर होता है और पर्यावरण का भी असर होता है। इसके साथ अनुभव तथा परिपक्वता का भी योगदान होता है। तो किस प्रकार से होता है परिपक्वता का योगदान, वो आपको हम बताते हैं। तो जैविक प्रक्रियाएं क्या है कि विकास अधिकतर जनीन तत्वों पर आधारित होता है। जैविक प्रक्रिया है वो, और ये प्रक्रिया माता पिता की ओर से अनुवंश में जनीन तत्वों के रूप में प्राप्त होती है। शरीर का बढ़ना, डायबिटीज़ होना, हृदय रोग होना जैविक प्रक्रियाओं का अंतर्गत होते हैं। ज़्यादातर जो कभी मानो कि 30-35 साल की उम्र में या अमुक साल में आपको लगता है आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो सबसे पहला उनका डॉक्टर का सवाल ये होता है कि मम्मी पापा में से या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ये बीमारी है, ये है, वो सब पहले पूछा जाता है। तो ये जैविक प्रक्रिया है। आगे है दूसरा की बोधात्मक प्रक्रिया है। बोधात्मक विकास होने वाले कोई बदलाव, चिंतन, अनुभूति, समस्या समाधान की सूझ, भाषा, प्रयोग आदि वो मनोव्यापारों का साथ संलग्न है। ऐसी प्रक्रियाओं को बोधात्मक प्रक्रिया कहते हैं। उपस्थित हुए संयोगों में व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करेगा, इस पर से इन प्रक्रियाओं की अनुभूति होती है। यानी कि व्यक्ति क्या चिंतन करता है, क्या अनुभव करता है, क्या समस्या में समाधान किस तरह से सूझबूझ के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो ये सभी प्रक्रियाओं से पता चलता है कि व्यक्ति जो है वंशानुगत है या वातावरण का असर है।
व्यक्ति प्रश्नों का निराकरण के दौरान जिस भाषा का उपयोग करता है, जो व्यवहार करता है, उसे प्रतिबिंबित होता है। रास्ते में वाहन टकराए जाए तो शांत मन वाला स्वस्थ व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति माफ़ी मांगेगा, जबकि उग्र स्वभाव वाला होगा जो वो क्या कहेगा, अंधा है, दिखता नहीं है क्या, तो ऐसे शब्दों का सहारा लेगा। तो इस प्रकार के संयोग में अलग अलग व्यक्ति अपने बोधात्मक विकास के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न पत्र के उत्तर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक समान नहीं होते हैं, यानी इसी प्रकार एक ही प्रश्न पत्र के उत्तर जो दिए जाते हैं वो अलग अलग रूप से बच्चे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर जो विचार, उनके भाषा, उनका पर्यावरण, उसका असर होता है। कभी कभी हम बोर्ड की पेपर देखने जाते हैं तो बच्चे मन की बातें अंदर लिखते होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये बच्चा कैसे माहौल में से यहाँ आया हुआ है। पढ़ते पढ़ते उसकी मनस्थिति क्या है वो मालूम पड़ जाती है। तो एक समान जो बच्चे का प्रकार का प्रश्न एक समान होने के बावजूद उत्तर सभी के एक समान होते नहीं हैं। तो इस प्रकार का बोधात्मक विकास के अनुसार व्यक्ति की क्रिया होती है। सामाजिक सांवेगिक प्रक्रिया है आगे का पॉइंट। व्यक्ति के विकास में सामाजिक वातावरण का भी योगदान होता है। एक ही माता पिता के दो बालक होते हैं, अलग अलग वातावरण में लालन पालन हो तो दोनों के उस प्रकार के अलग अलग गुण लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप भाई बहन दो हो, साथ में जुड़वा हो, पर मानो कि भाई को आप गांव में हो और मम्मी पापा ने भाई को मामा के यहाँ पढ़ने के लिए रख दिया, तो आप वो लड़की बहन है वो और भाई के जो वर्तन है उनमें बहुत सारा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जनीन तत्व एक है पर दोनों का पर्यावरण अलग हो गया। वो आप गांव में हो, वो शहर में है, तो उसमें शहर का प्रभाव आ गया। तो घर में पाला बड़ा बालक और किसी संस्था में, मानो कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको गांव और शहर का उदाहरण दिया, उसी तरह आप शहर में ही हो और मम्मी पापा और दूसरे भाई बहन को किसी को कोई जगह हो संस्था में या हॉस्टल में कोई जगह रख दिया, तो उसका व्यवहार और घर के बच्चे का व्यवहार दोनों में डिफरेंट पड़ता है। तो पालन एक का पालन है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक इंडिया में है एक फॉरेन में, तो दोनों का भी असर होता है। तो ये एक समान अनुवंश होने के बावजूद समाज में रहता है, सांवेगिक जिस व्यक्ति के साथ रहता है उसके संवेग, उसके आवेग और उसके व्यवहार का असर माता पिता और अपने बालकों के पालन में जो स्नेह में भेदभाव होता है, प्रभाव उन पर व्यक्तित्व विकास पर होता है और होता ही है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? मानसिक रूप से जो बालक है, बालक का विकास जो है, आप आगे देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ सभी दर्शाया है कि बालक का पर्यावरण, बाहर का वातावरण, बालक घर के अंदर और घर के बाहर किस प्रकार का वातावरण मिलता है उसे, वो अपने आप महत्वपूर्ण है। बालक को घर में सही वातावरण मिल रहा है या किंतु घर के बाहर सही वातावरण नहीं मिल रहा है तो उसकी असर बालक के विकास पर पड़ती है। तो बालक का विकास कैसे हो रहा है, जो सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट है। माता पिता बालक के साथ जो जैसा माता पिता व्यवहार करते हैं वैसा वो करता है। तो जैसा उनका व्यवहार, उनका बालक का भी व्यवहार बालक के प्रति उनका कैसा है, भाषा कैसी है, शिक्षा कैसी है उनकी, और उनका नज़रिया कैसा है स्वयं दूसरों के प्रति, ऐसा नहीं कि बालक के प्रति, दूसरों के प्रति, जैसी उनकी आर्थिक स्थिति होगी, व्यक्तित्व, बहुत ही गहरा असर माता पिता का बच्चों पर होता है। हम कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बालक बहुत हद तक इसी के अनुसार माता पिता के जो लक्षण है और माता पिता का व्यवहार है उसी के अनुसार वो तैयार होता है। बालक के घर के वातावरण में, घर का वातावरण कैसा है ये बालक के विकास में बहुत अधिक योगदान देता है। घर का जैसा भी वातावरण होगा वो बालक की नींव भी उसी तरह से तैयार होती है, संपूर्ण व्यक्तित्व पर उसका प्रभाव पड़ता है। और बात का अंतर ये उदाहरण हम अपने आसपास आसानी से देख सकते हैं। जैसे जैसे अपने बालकों को घर के बाहर का वातावरण, मैंने अभी कहा घर के अंदर का वातावरण कहा, तो बच्चा घर के अंदर किस तरह से व्यवहार करता है वो देखो, ये बाहर का व्यवहार है। फिर साथ साथ में आपको कैसे आनुवंशिक कारण बालकों को में जो आगे पढ़ चुके कि आनुवंशिकता कि बालक के विकास में बहुत भूमिका रखती है। संतान प्रभावशाली होता है, जिस सामान्य माता पिता संतान भी सामान्य ही होती है। और तथ्य जो है मनोवैज्ञानिक है, विरोध, यानी कि ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि माता पिता के सामान्य होते हैं और संतान प्रभावशाली होती है। तो कैसे कभी कभी क्या उनको माहौल ऐसा मिल जाता है, प्रभावशाली माता पिता के होते हुए भी संतान कभी कभी सामान्य हो सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं, पर देखने को मिलता है जिसमें माता पिता के सामान्य होते हुए संतान प्रभावशाली होती है, दूसरी ओर प्रभावशाली होने से बावजूद भी वो सामान्य होते हैं। तो इस तथ्य में विरोधाभास दिखाई देता है। एक बहुत ही
देखने को बालक के विकास में कुछ योगदान आनुवंशिकता की होती है, जो ये दादा है वो सिखा रहे हैं बालक को, तो उस तरह से वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो ये विकास में विभिन्न चरणों जो है उसमें शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, भाषाकीय विकास होना, सामाजिक विकास होना, सामूहिक विकास होना, बालक का मनोगत्यात्मक विकास होना और बाह्य विकास जैसे कि अनुपात, उसमें जो शारीरिक अनुपात के उपरांत बालक में बाहरी बढ़ोतरी शामिल किया जाता है। शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तनों आसानी से अनुभव कर सकते हैं, बालक की लंबाई का बढ़ना, वो सभी। बालक शारीरिक वृद्धि और विकास आनुवंशिकता का भी एक हद तक इम्पोर्टेंट है। बालक का आंतरिक विकास आगे अपने पढ़ चुके कि बालक आंतरिक विकास बाहरी रूप से दिखाई देता नहीं है, वो भीतर से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आयु बढ़ने के साथ साथ मानसिक योग्यता का विकास होता है और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका दिमाग का विकास भी होता है। तो इस तरह से कभी कभी बालक मानसिक रूप से कमज़ोर क्यों है, इसके पीछे के कारण होते हैं। कोई बालकों को किस विधि ऐसे उनको क्या क्या पढ़ाया जाता है, क्या नहीं, और जैसे ये सभी बालक के विकास के लिए नुकसानकारक होता है कि कैसे ज़्यादा कठोर व्यवहार माता पिता का आगे है कि वातावरण में क्या असर करता है। तो मैंने इसमें आपको बता रही हूँ कि बालक पे माता पिता का जो वातावरण कारक है, जो नेगेटिव पॉइंट है कि क्या होता है, किसकी वजह से बालक में विकास अविरुद्ध होता है। तो परिवार का वातावरण कैसा होता है, विद्यालय का वातावरण, समाज का वातावरण। तो सबसे पहले परिवार का वातावरण, जो भग्न परिवार, टूटे हुए परिवार होते हैं, दूषित अनुशासन होता है, ज़्यादातर तीव्र अनुशासन, असुरक्षा, अत्यधिक सुरक्षा, ज़्यादा बालकों की सुरक्षा करो तो भी, कम सुरक्षा करो तो भी, अनैतिक परिवार, सामाजिक आर्थिक स्थिति, माता पिता का चारित्र खराब हो तो भी बच्चों पर असर खराब पड़ता है। माता पिता की अभिवृत्ति, नौकरों की संगति, ये सभी वातावरण जो परिवार का है वो बालक पर असर करता है। उसी तरह से विद्यालय की स्थिति, अनुशासन का अभाव, शिक्षकों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पुस्तकालय और खेल की सुविधाओं का अभाव, ये सभी असर करता है। उसी तरह से ये सबसे दो इम्पोर्टेंट बात कहते हैं कि ये विकास पर प्रभावित करने वाले दो परिबल है। कौन से? अनुवंश और पर्यावरण। पर्यावरण, जैसा पर्यावरण बालक को मिलता है वैसा वैसा बालक तैयार होता है। तो ये हुआ आपको विकास को प्रभावित करने वाले परिबलों का पॉइंट। अब अगला दुर्गानंद सिन्हा का प्रतिमान अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। गुड बाय बच्चों।